अच्छा जी, ये वीडियो देखने से पहले आपसे दो गुजारिशें हैं। एक तो ये है कि हमने बच्चों के लिए एक नया चैनल शुरू किया है, मुनसिफ कहानी। ठीक है, छोटे बच्चों को। तो आप जो भी बड़े हैं ना, उनको ये चैनल वो ढूंढ के दें, मुनसिफ कहानी। अगर आपको ना मिले, उर्दू में लिखोगे ना मुनसिफ कहानी, फिर भी आ जाएगा। अंग्रेज़ी में लिखोगे मुनसिफ कहानी, तो फिर भी आ जाएगा। और फिर भी आपको ना मिले तो आप कमेंट्स में दिया गया है, उसको जो ही पहले कमेंट्स को टच करेंगे ना, तो वो लिंक आपको निकल आएगा। ठीक है। और फिर भी ना मिले तो व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करें, और अपने बच्चों को सबको बताएं कि हर रोज़ एक नई कहानी, सबक आमोज़ कहानी होगी सर जी। ठीक है, वो आपने ज़रूर बच्चों को बतानी है। दूसरा, आज आखिरी दिन है ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का, जो रिटायर्ड मुलाजमीन का हम केस कर रहे हैं। परसों इंशाल्लाह ताला लगा हुआ है। आज हमने उसको जो है आखिरी दिन है, आज रात 12 बजे तक आप हमें अपने आईडी कार्ड और रिटायरमेंट लेटर भेजें। थोड़ी सी फ़ीस भी आपको बताएंगे, तो वो आप हमें व्हाट्सअप करें। अगर आप कर देंगे, पूरे पाकिस्तान के फेडरल वाले और पंजाब के, फेडरल और पंजाब के दोनों, ये हमें जो है ना रब्ता करें, जिन्होंने अभी तक नहीं किया। ठीक है, तो उनको हम इंशाल्लाह करेंगे। और हमारा व्हाट्सअप नंबर है मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट 030047255752। इसके ऊपर आप व्हाट्सअप करें कागजात। अस्सलामु अलैकुम। लो जी, आप काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि मासी फिरदौस आशिक दा अवान दा नाम नहीं तुसी लिया। मैं आका आपको बता दूं कि मासी फिरदौस आशिक अवान दा जिक्र हो गया। सर जी, मासी फिरदौस आशिक अवान ते हाफिज सैयद आसम मुनीर दी इक्को जी कहानी निकली है। ये आपको बताते हैं, आखिर में आपको ये भी बताते हैं। और खुद कुछ धमाका हुआ है, ये आपसे बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान बोल पड़े हैं जी, सख्त बोले हैं। मौलाना साहब वो कहते हैं ना जी, बोले हैं तो कफन फाड़ के बोले हैं। मौलाना साहब बोले हैं, उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। और आईनी अदालत को ये तस्लीम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। और सुहेल अफरीदी साहब जनाब इलेक्शन कमीशन पेश हो गए हैं, गिला शिकवा, और इलेक्शन कमीशन पे इल्ज़ाम लगा दिया। इनका नाम ही इल्ज़ाम खान है ना। आज वो कह रहा था मैं आराम से इनिंग्स खेलूंगा, आईनी इनिंग्स। इन्होंने यकीन करो गवर्नमेंट को ना क्रिकेट ही समझा हुआ था। जैसे क्रिकेट में बार बार बारियां लेते हैं ना, इन्हें कहा जी फेर शायद असी आ जाइए, लेकिन उन्होंने ये नहीं पता भी क्रिकेट का तो रियासत का बड़ा मसला होता है। अच्छा जी, सबसे पहले शुरू करेंगे कि खुदकुश धमाके में DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बड़ी बातें बताई हैं, और उन्होंने कहा है जी कि जनाब हमने 22 बंदे जो है ना वो जहन्नम वासिल किए हैं, और 22 बंदे करके तो उन्होंने कहा कि जी हम इंशाल्लाह इनको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ये सुबह भी यही खबर थी। अच्छा सर जी, मैं ना इधर आपको पता है पेशावर में हमला हुआ, इस्लामाबाद कचहरी में हमला हुआ, और आज बन्नू में हमला हुआ। ये खुदकुश हमला क्या होता है, मैं आपको ये बताता हूँ। दोस्तों, जो खुदकुश हमला है ना, ये क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। खुदकुश हमला के बारे में मुझे काफ़ी अर्सा पहले एक मेरे दोस्त हैं, वो इंटेलिजेंस में थे और गुरीला फोर्स में थे। उन्होंने मुझे बताया था कि ये कैसे होता है। आप देखें ना, जब एक बंदा खुदकुश हमला का मतलब ये है कि अपने आप को मार दो, यही है ना। मसलन कोई बंदा मुझे कहे जी मैं आपको 10 करोड़ देता हूं, आप अपने आप को मार दो, मैं कहूँगा नहीं। किसी मजदूर को भी कोई कहेगा ना मैं 10 करोड़ देता हूं, मैं आपको गोली मारता हूं, मुझे मारने दो, वो कहेगा नहीं। किसी अमीर को कहेंगे, गरीब को कहेंगे कि जनाब है 10 करोड़ ले लो, हमें मारने दो, तो वो कहेगा नहीं। ठीक है ना। जिंदगी सबको प्यारी है ना। तो फिर ये खुदकुश हमला कैसे बनता है, ये खुदकुश हमलावर, ये खुद बम्बार कैसे बनता है, इसकी मैं आपको तफसील बताता हूँ। कहते हैं जी कि ये छोटे छोटे बच्चों को और इन लोगों को जो है ना वो तैयार करते हैं कि आपने काफिरों को मारना है, दुश्मन को मारना है। दुश्मन को वो काफिर ही कहते हैं।
خاص طور پہ یہ جو افغان طالبان کی میں کہانی سنا رہا ہوں آپ کو، یہ کہانی ہے، بڑی زبردست کہانی ہے۔ تو کہتے ہیں جی وہ اس کو نا ٹریننگ دیتے ہیں، اس کو لائف جیکٹ پہناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو ایسے گولی مارتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں ادھر وہ گولی مارتے ہیں، اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ دوسرے دن تیسرے دن بھی ایسے کرتے ہیں، تو اس کو نا 7 8 دن 10 دن یہ ٹریننگ کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی گولی آگے سے پیچھے سے مارے گا آپ کو نہیں لگے گی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو ہم دے رہے ہیں، یہ جیکٹ ہے، اور اسے کیا کہتے ہیں جی، جیکٹ جو پہنتے ہیں سیلف والی، رسپیکٹ والی، ٹھیک ہے نا، سیلف ڈیفینس والی جو ہوتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو ہم جو ہے نا وہ 1 کروڑ روپیہ دیں گے۔ کروڑ تو میں ویسے کہہ رہا ہوں لاکھوں میں سر جی، 5 لاکھ روپیہ دیں گے، تو آپ نے جناب یہ بم ہے اور یہ فلاں مسجد میں مارنا ہے، بازار میں مارنا ہے، وکیلوں کو مارنا ہے، کچہری میں مارنا ہے، یہ بم لے جائیں اور آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ جیکٹ اس کو پہناتے ہیں، لائف جیکٹ، ٹھیک ہے نا، لائف جیکٹ پہناتے ہیں اور اس کے اوپر تجربہ بھی کرتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں جا بھائی اسلام آباد اور آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ یہ دھماکہ کر کے آئیں گے نا، آپ کو 5 لاکھ روپیہ دے دیا جائے گا۔ تو یہ کہانی آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا، وہ جاتا ہے اور اس کو وہ جیکٹ پہنا دیتے ہیں۔ وہ جو جیکٹ ہے نا سر، وہ اسی طرح کی ہوتی ہے جیسے یہ قمیض ہے، اسی طرح کی اگر 2 قمیضیں ہوں آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ لائف جیکٹ ہے یا بارود والی ہے، بم والی ہے، نہیں پتہ لگے گا اس کو۔ اس دن جس دن اس نے عمل کرنے جانا ہوتا ہے نا، حملہ کرنے، تو وہ اس کو بارود والی جیکٹ پہنا دیتے ہیں، اس سیم ہوتی ہے بالکل، اور ساتھ ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں ریموٹ کنٹرول والے کی۔ اب وہ جاتا ہے اور اس کو ہاتھ میں بم دے دیتے ہیں، گرنیڈ بم، یہ وہ چھوٹے موٹے 1 کلو کے 2 کلو کے یہ دے دیتے ہیں۔ وہ بندہ جاتا ہے مسجد میں جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے جی میں نے ان کافروں کو مارنا ہے، یہ اصلی اسلام والے نہیں ہیں، یہ نقلی اسلام والے ہیں۔ تو جب وہ مسجد میں جاتا ہے نا بم مارنے کے لیے، ٹھیک ہے، پستول بھی اس کے پاس ہوتا ہے، اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ پستول بھی برآمد ہوتے ہیں، تو وہ جو پیچھے ریموٹ والا ہوتا ہے نا سر، وہ ریموٹ کا بٹن دبا دیتا ہے، جس سے وہ اس کے اپنے پرخچے اڑ جاتے ہیں اور وہاں بھی جو لوگ جو مارے جاتے ہیں۔ اس غلط فہمی میں سارے لوگ جاتے ہیں، خود کش جو حملہ آور ہے نا، اس غلط فہمی میں جاتے ہیں۔ ورنہ میں آپ کو کوئی مجھے کہے جی 10 کروڑ لے لو اور اپنی جان دے دو، میں کہوں گا نہیں، غریب بھی امیر بھی۔ تو یہ جو جیکٹ جو ہے نا، اس دن اس کو لائف جیکٹ نہیں پہناتے، بارود والی جیکٹ پہنا دیتے ہیں، اور وہ اس کو ریموٹ سے پیچھے وہ دبا دیتے ہیں، تو بس ادھر بیچارے اس کے بھی پرخچے اڑ جاتے ہیں، اور وہ آگے نمازی جو ہوتے ہیں یا وہ بھی مارے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے دھوکے اور فراڈ کے ذریعے خود کش بمبار تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ انہوں نے مجھے بتائی تھی، وہ بڑے ہائی رینک کے بندے تھے، انہوں نے کہا جی یہ اس طریقے سے ہوتا ہے، یہ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ لیکن ہماری گورنمنٹ عوام کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے پھر یہ ہوتے ہیں خود کش بمبار، ٹھیک ہے۔ اور ویسے سارے حملے خود کش ہوتے بھی نہیں ہیں، کوئی موٹر سائیکل کے نیچے کھڑے کر کے چلے جاتے ہیں، کوئی وہ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ اصل کہانی ہے بمبار والوں کی، یہ اصل کہانی ہے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ بچائے ان بمباروں سے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی آپ کو سر جی کہانی سناتے ہیں، ماسی فردوس عاشق اوان کی کہانی اور سید عاصم منیر کی کہانی۔ سید عاصم منیر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ ISI کے انٹیلیجنس میں تھے۔ وہ عمران خان کے پاس گئے کہ جناب یہ بشرا بی بی کے کارنامے آپ کے پاس لائے ہوں، آپ بڑے ایماندار اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، اور سارے لوگ یہی کہتے ہیں عمران خان ایماندار بڑا ہے، حالانکہ بڑا بے ایمان ہے سر، قسم سے میں کہہ رہا ہوں، میں نے قسم بھی اٹھا دی کیونکہ میں اسے جانتا ہوں، میرا گرائی ہے سارا کچھ۔ وہ اس عاصم منیر صاحب نے اسے کہا تھا کہ جناب علی بشرا بی بی نے تو منڈی لگائی ہوئی ہے، اس کے ساتھ فرا گوگی ملی ہوئی ہے، وہ گجر ملا ہوا ہے، حسن گجر ملا ہوا ہے، یہ تو کھا پی رہے ہیں سارے، زلفی بخاری بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو اس کا کوئی حل کرو، میں آپ کے لیے رپورٹ لایا ہوں۔ تو وہ فوراً عمران کہتا ہے کہ جی
बुशरा बीबी के खिलाफ, आपको पता है वो कोई बात नहीं सुनता। उसने कहा जी जाओ आसिम मुनीर तुम फारिग हो, और बुशरा को कुछ नहीं कहा। इसी तरीके से आज स्टोरी एक सामने कोई साफ़ी ला रहा है, फिरदौस आशिक अवान की ड्यूटी लगी कि आप उस्मान बुज़दार के पास आएँ और इसकी मुशीर बने। मरकज़ से इधर ड्यूटी लगी ना, कहते जब उसकी ड्यूटी लगी उसने देखा इधर तो जनाब अली बुशरा बीबी खा पी रही है, उस्मान बुज़दार खा रहा है, फराह गोगी खा रही है। उसने इमरान खान को रिपोर्ट दी। इमरान खान ने कहा जी मुझे सारी डिटेल रिपोर्ट बना के ना व्हाट्सअप करो। उसने व्हाट्सअप कर दी और उधर इमरान खान को दे दी। तो जब इमरान खान को दी, इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को कहा कि ये रिपोर्ट आपके ख़िलाफ़ आई है। तो वो कहते हैं जी वो ये कह के तो इमरान खान चला गया और उस्मान बुज़दार ने कहा फिरदौस आशिक अवान को कि जा तू फारिग है, तू मेरे को ही फारिग है। इमरान ने उसे कहा था ना इनू फारिग करो। इमरान को ऐसे बंदे अच्छे नहीं लगते भाई, इसलिए मासी फिरदौस आशिक अवान को भी बुशरा ने डांग मारा है बेईमानी की वजह से, और सैयद आसिम मुनीर को भी बुशरा ने डांग मारा था बेईमानी की वजह से। लेकिन आज सर जी ये सज़ा भुगत रहे हैं, और बुशरा बीबी भी अंदर है, इमरान भी अंदर है, और मासी। तो ये आपने देखा कि मासी फिरदौस आशिक अवान की कहानी और सैयद आसिम मुनीर की कहानी एक जैसी है। करप्शन का जब बताया गया तब फपोह तल्लज़ी कुफर, जो उसको गुस्सा आ गया कि जनाब मेरी बीवी के बारे में आप ऐसी बातें करते हैं, उन्होंने दोनों को ही फारिग कर दिया। ठीक है, लेकिन आज कुदरत का कानून उनको सज़ा दे रहा है। अगली सर जी आज ख़वातीन का आलमी दिन है, और आलमी दिन के हवाले से ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद को, घरेलू तशद्दुद को, उनको जनाब अली ये पूरे आलमी तौर पे उनको हिरासा करने, सेक्सुअली हिरासा करने, कत्ल व गारत जो चलती है, आपको पता है कि ये लव मैरिजेज़ वगैरह पाकिस्तान में, इंडिया में ये सारा जो किया जाता है, इस वजह से तो उनका आलमी दिन मनाया जा रहा है कि उनकी प्रोटेक्शन की जाए जी, ख़वातीन की प्रोटेक्शन की जाए। ठीक है, ये वाला आज दिन मनाया जा रहा है। अगली सर जी आपको मौलाना फजल रहमान साहब सर जी बड़े गर्म हैं, कहता है जी 27वीं तरमीम मैं मुस्तरद करता हूँ, और पीपल्स पार्टी अपने आप को आइन का बड़ा मुहाफ़िज़ समझती थी, उन्होंने बड़ा गंदा रोल अदा किया है, और ये हमें ऐसी तरमीम को 26वीं आइनी 26 का जिक्र नहीं करते वो, पीटीआई वाले तो 26 का भी करते हैं ना, 27 का भी। 26 में तो मौलाना फजल रहमान साहब ने खुद वोट दिया हुआ है ना, इसलिए वो 26 की नहीं करते, 27वीं की वो कर रहे हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने वोट नहीं दिया था, वो बांग्लादेश चले गए थे, याद है ना आपको। ठीक है, लेकिन सर जी ये एक ही कश्ती में, ये एक ही हमाम में है सारे, ये जहन में रख लें। और अगली खबर सर जी ये है कि आइनी अदालत को सलमान अकरम राजा से सवाल किया गया कि आप आइनी अदालत को मानते हैं। कहता जी हाले मैं ਇਹਦੇ बारे कुछ नहीं कह सकता बेचारा। कहता जी ਅਸੀਂ हाले मीटिंग करनी है, उस तय करेंगे कि ਇਹਦੇ ਕੋਲ पेश होना है या नहीं होना। ठीक है ना जी, ये मैं आपको जो है ना वो बाद में बताऊंगा कि इसमें पेश होना है कि नहीं होना। ठीक, और DGISPR के बारे में, फैज़ हमीद के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा जी कदों फैसला आ रहा है, उन्होंने कहा जी हाले अपने तुसी गवेड़ ना लाओ, अनकरीब फैसला आएगा, लेकिन जदों आएगा सारी दुनिया देख लेगी कि फ़ैसला आया है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन में ये सुहेल अफरीदी ने कहा है जी कि आपने मुझे नोटिस जारी किया, मरीम नवाज़ को क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा जी बताओ मरीम नवाज़ किस हलके में गई है। कहते नहीं जी उसका खामद हरीपुर में कैंपेन करता रहा है, कैप्टन सफदर अवान। सर जी देखे किथे गिट्टा ते किथे भरबिटा, भाई वो तो कोई ओहदा उसके पास नहीं है, वो तो MNA MPA भी नहीं है इस वक्त, क्या वो कैंपेन ना करे? कैसा बहाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा जी कि आप हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, उधर मरीम नवाज़ का खामन जो है वो कर रहा है कैंपेन, तो उन्होंने कहा जी वो खामद है, वो अपनी हैसियत में कर सकता है। मरीम नवाज़ KPK में गई है, ठीक है, या पंजाब में कहीं उसने आप इलेक्शन वाले हलके में गई है, उसमें बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाकायदा। उसने कहा जी मरीम नवाज़ सिर्फ पिंडी में एक दफ़ा गई है इन दिनों में, और पिंडी में कोई ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो रहा था। ठीक है, और बाकी जगहों पे उन्होंने रोका हुआ था सारा प्रोग्राम, अब वो गई हैं। फिर तो उनके बाद
وہ فیصل آباد گئی ہیں وہ بسوں کی، اور وہ ساری آپ کو پتہ ہے ان کے پروجیکٹ ہی بہت زیادہ ہیں مریم نواز صاحبہ کے. تو یہ سر جی ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائی ہیں. تو آپ کو امید ہے کہ جناب آپ جو اوورسیز والے ہمارے دوست ہیں وہ اس ویڈیو کو پسند کریں گے، اور قانونی مشاورت کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کریں 030047255752. منصف آوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. ٹھیک ہے سر.